हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रगति पथ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने बात करी थी भारतीय संविधान के भाग 1 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है आर्टिकल 1 से 4 तक चलता है और इसके अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 2 से लेकर के आपका 11 तक आता है और संविधान का ये जो भाग 2 है, इस भाग 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है नागरिकता का। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 और आर्टिकल आपके 5 से लेकर के 11 तक यहाँ पर आते हैं। आज इस नागरिकता के ही बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम जानेंगे नागरिकता क्या होती है। सबसे पहली बात कि नागरिकता होती क्या है। देखिए, नागरिकता एक प्रकार का एक ऐसा अधिकार है, कोई भी देश अपने देश के निवासियों को एक आपका ऐसा विशेष अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत उनको जो है कुछ राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार केवल अपने देश के नागरिकों को ही दिए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी देश के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के लोग निवास करते हैं। एक तो उस देश के नागरिक हैं और एक उस देश के अंतर्गत निवास करने वाले विदेशी लोग हैं जो है। तो जो ये विशेष अधिकार देते हैं नागरिकता के तहत, वो अपने देश के लोगों को ही यहाँ पर जो है प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो हमारा देश जो भारत है वो हमें जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे देश के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय संविधान में ये एकल नागरिकता आपकी जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारा जो ये देश है, हमारा जो देश है और उस देश के अंतर्गत आपके जो भी क्या हैं राज्य हैं, हमारा जो देश है और उस देश के अंतर्गत जो भी आपके राज्य हैं, तो ये दोनों देश और राज्य दोनों मिलकर के हमें एक ही प्रकार की नागरिकता दिलाता है कि हम जो है कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं जो है। तो जब कोई देश और नागरिक जब कोई देश और राज्य दोनों मिलकर के अपने देश के नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं हम आपका एकल नागरिकता। बहुत सारे देश क्या होते हैं कि जहाँ पर आपकी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये हुआ कि वहां पर आपकी देश की अलग नागरिकता होगी और राज्य की अलग नागरिकता होगी। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर देश की अलग नागरिकता होगी, राज्य की अलग नागरिकता होगी और जिले की अलग नागरिकता होगी जो है। जैसे अमेरिका है तो यूएसए के अंतर्गत क्या है, वहां पर आपकी जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। राज्य की अलग नागरिकता का मतलब, जैसे हमारे देश में दोहरी नागरिकता होगी जो है, तो पहले हम क्या कहलाएंगे, पहले हम कहलाएंगे उत्तराखंड के नागरिक और उसके बाद हम कहलाएंगे क्या, भारत के नागरिक जो है। तो दोहरी नागरिकता में राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता यहाँ पर जो है होती है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि संविधान के अंतर्गत कैसे आप नागरिकता को ग्रहण कर सकते हो, किस प्रकार से आपकी नागरिकता यहाँ पर छीनी जा सकती है, हमें जो नागरिकता मिली हुई है वो किस आधार पर यहाँ पर प्राप्त है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे पहले आज हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। ये भारत का जो संविधान है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। आर्टिकल 5 भारतीय संविधान का देखिए क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 के तहत है। लेकिन जन्म के आधार पर कब, जन्म के आधार पर संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग भारत में जन्मे थे वो भारत के नागरिक होंगे
और इस आधार पर और भी अधिकार यहां पर दिए गए हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 के तहत यहां पर हमें दिया गया है, और ये जन्म के आधार पर कब, आपके 26 जनवरी 1950 से पहले। देखिए क्या क्या यहां पर है कि ऐसे भारत के लोग जिनका जन्म आपका जो है 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन, भारत के ऐसे लोग जिनके माता और पिता का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। सपोज दैट क्या हुआ कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के टाइम पे विदेशों में निवास कर रहा है, लेकिन उसके फैमिली के लोग भारत में निवास कर रहे थे, तो उन्हें भी आपका भारत का नागरिक यहां पर जो है माना जाएगा। तीसरी कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले 5 वर्षों तक लगातार भारत में निवास कर रहा होगा, तो वो भी आपका जो है भारत का नागरिक यहां पर माना जाएगा। तो ये जन्म के आधार पर कुछ नागरिकता के प्रावधान यहां पर दिए गए हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक होंगे, या जिन लोगों के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, या 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग 5 वर्षों तक भारत में निवास कर रहे थे वो भी आपके भारत के नागरिक यहाँ पर जो है माने जाएंगे। फिर आता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 6। भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो हैं वो विभाजन के संबंध में है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उन दोनों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान यहाँ पर किए गए थे आर्टिकल 6 के तहत। देखिए आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। जब भारत का विभाजन हुआ उस दौरान जो पाकिस्तान के लोग भारत आए उन्हें भारत का नागरिक यहाँ पर जो है माना जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान के लोग भारत आ चुके हैं उनके लिए उन्हें भारत का नागरिक यहाँ पर जो है माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भी भारत आना चाहता है, उसने बाद में भारत आने का निर्णय लिया, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान किया। वह व्यक्ति 6 माह के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह तक भी भारत में आया हो तो उसे भी भारत का नागरिक यहाँ पर जो है माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 6 के तहत है। फिर संविधान का आर्टिकल 7 यहाँ पर है। आर्टिकल 7 है, ये कहता है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। देखिए भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं, विभाजन के दौरान जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाने के बाद कुछ टाइम तक वहां पर रहे और उसके बाद भी वो लोग जो है उन्हें वहां पर अच्छा नहीं लगा और वो लोग भारत आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा वो लोग भारत आ सकते हैं, लेकिन वो लोग 19 जुलाई 1948 तक भारत आ जाएं। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाते हैं तो वो भारत के नागरिक यहाँ पर जो है माने जाएंगे। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं तो तब भी उनको नागरिकता दी जाएगी। अगर वो 19 जुलाई
1948 के बाद भी 6 माह के अंदर भारत आ जाते हैं तो उनको भी विशेष प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ पर जो है नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके बाद 6 माह के बाद आएंगे तब उन्हें भारत का नागरिक यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो आपके आर्टिकल 5 में मैंने बताया कि जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, 7 में बताया पाकिस्तान से भारत प्रयोजन के संबंध में नागरिकता, आर्टिकल 7 में बताया भारत से पाकिस्तान प्रयोजन के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। फिर आता है भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका जो है 8। भारतीय संविधान का आर्टिकल 8 आप लोगों से कहता है कि भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में निवास कर रहे हैं, भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में निवास कर रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। ऐसे लोग जो विदेशों में निवास कर रहे हैं उनके लिए भारत में नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। देखिए किस आधार पर, मैंने बताया आर्टिकल 8 के तहत जो लोग विदेशों में निवास कर रहे हैं उनके लिए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि उन लोगों के माता पिता जो हैं भारत के नागरिक होने अनिवार्य हैं। अगर उन लोगों के माता पिता भारत के नागरिक हैं तो तभी भारत में निवास कर रहे हैं, तभी उन लोगों के लिए आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता का प्रावधान है। भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में निवास कर रहे हैं और उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तब वो भी भारत के नागरिक यहाँ पर जो हैं माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन, भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में अस्थायी रूप से, भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 8 के तहत है। अस्थायी रूप से मतलब जैसे कोई लोग जो हैं, कई लोग क्या करते हैं विदेश नौकरी के लिए चले जाते हैं, तो जब वो विदेश नौकरी के लिए चले जाते हैं तो आपने देखा होगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में उन्हें जो है भारत आना अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विदेश गया है और लगातार वो 7 वर्ष तक विदेश में रहता है, लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहता है, तो नियम के अनुसार उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा 7 साल में आपको भारत आना एक बार अनिवार्य होता है। तो ऐसे लोग जो विदेशों में स्थायी और अस्थायी रूप से रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 8 के तहत। फिर संविधान का आर्टिकल 9 कहता है, संविधान का आर्टिकल 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल आपके 9 के तहत अगर कोई व्यक्ति आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। फिर है संविधान का आर्टिकल 10, संविधान का आर्टिकल 10। संविधान का आर्टिकल 10 आप लोगों से कहता है कि भारत में नागरिकता का बना रहना। देखिए भारत में नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, बना रहने का मतलब अगर आप देश के अंतर्गत रह रहे हो और कितने भी टाइम तक रह रहे हो तो आपकी नागरिकता जो है बनी रहेगी, बशर्ते आपने कोई देशद्रोही काम नहीं किया हो, आपने कोई देशद्रोही काम नहीं किया हो और आपने जो है देश के जो आपके हमारे देश के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय स्मारक हैं या कोई व्यक्तित्व हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान न किया हो, देशद्रोह न किया हो, उस कंडीशन में आपकी नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। अगर आप देशद्रोह करते हो, देश के अंतर्गत कोई गलत कार्य करते हो तो संसद फिर आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता को छीन सकती है।
संसद को इस आर्टिकल में आर्टिकल 10 के तहत कहा गया है नागरिकता का बना रहना और गलत परिस्थितियों में नागरिकता को संसद के द्वारा जो है छीना जा सकता है। फिर संविधान का आर्टिकल 11 आप लोगों से कहता है, संविधान का आर्टिकल 11 आप लोगों से कहता है कि जो भारत की संसद है, जो भारत की संसद है उस संसद को नागरिकता के संबंध में, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो संविधान के आर्टिकल 11 के तहत यहाँ पर जो है दिया गया है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, जो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान ये जो संसद को दिया गया है और नागरिकता का जो डिपार्टमेंट होगा वो हमेशा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूछता है नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत शामिल होती है नागरिकता। तो ये थे आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा अब भारत के अंतर्गत जब संविधान लागू हो गया, जब भारत के अंतर्गत संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने के बाद भारत के अंतर्गत जो आपकी नागरिकताएं थी उस नागरिकता में आपके जो है संशोधन किए गए। कुछ नागरिकता संबंधी नियम ऐसे थे, देखिए क्या है, जब संविधान बना था उस टाइम तो उन्होंने नागरिकता के संबंध में नियम लिख लिए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये नियम हमने गलत यहाँ पर जो है दे दिया है। अब देखिए क्या हुआ कि नागरिकता के संबंध में कुछ संशोधन किए गए हैं। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो नागरिकता के संबंध में पहला जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1955 में। नागरिकता के संबंध में पहला जो संशोधन हुआ था वो 1955 में हुआ था। दूसरा संशोधन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो 1986 में हुआ था। पहला संशोधन 1955 में हुआ, दूसरा संशोधन आपका 1986 में हुआ, फिर तीसरा संशोधन आपका 92 में हुआ 92 में, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में यहाँ पर जो है हुआ था। तो देखिए मैंने कहा 1955 में हुआ था, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, अभी आपका लास्ट टाइम 2015 में भी यहाँ पर जो है हुआ था। और अभी आप लोग देख रहे हैं जो एनआरसी वगैरह आपका भारत के अंतर्गत लागू है तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या है, 1955 में सबसे पहले आपका जो है नागरिकता संबंधी संशोधन किया गया। भारत में आप जो नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, देखिए भारत में आप जो नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, तो देखिए सबसे पहले आप किस आधार पर कर सकते हो, जो है जन्म के आधार पर। सबसे पहले जन्म के आधार पर आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। दूसरी बात, आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो वंश के आधार पर। तीसरा, आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो यहाँ पर पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के बाद आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो देशीकरण के आधार पर। और तीसरा आधार होता है नागरिकता ग्रहण करने का, ये है आप जो है अर्जित क्षेत्र के आधार पर भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, अर्जित क्षेत्र के आधार पर। तो किसी भारत की नागरिकता ग्रहण करने के ये प्रावधान है। देखिए क्या है, सबसे पहले जन्म के आधार पर। जब भारत का संविधान बना और संविधान लागू, उस टाइम पे प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति है, किसी जिसका जन्म भारत में हो रहा होगा वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। मतलब विदेश का कोई व्यक्ति है, विदेश की कोई महिला है और वो आपका जो है वो प्रसव के दौरान सीधा भारत के अंतर्गत आ जाती है और भारत में उसके बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर इन लोगों ने इस पर संशोधन किया। इन्होंने कहा भाई कोई विदेशी महिला एकदम से भारत में आ रही है, भारत में बच्चे को जन्म दे रही है और उसका बच्चा भारत का हो जा रहा है, ये तो गलत है जो है। तो उन्होंने क्या किया, जन्म के आधार पर नागरिकता के जो आपका ये प्रावधान था इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उन्होंने कहा कि भाई भारत में अगर कोई व्यक्ति है और वो भारत में अगर जो है कोई महिला है
वो किसी बच्चे को भारत में जन्म दे रही है, तो उस बच्चे के माता या पिता में से पिता में से दोनों का में से एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ऐसा उन्होंने प्रावधान कर दिया। अब उन्होंने कहा कि वही बच्चा जो भारत में जन्म लेगा कि उसके माता या पिता में से एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर भारतीय संविधान में उन्होंने देखा कि यार माता और पिता में से दोनों में से एक की हमने बात करी। फिर उन्होंने क्या किया कि 1992 का ये जो आपका उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1986 का जो ये आपका नागरिकता अधिनियम बना था, इसके तहत उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं, दोनों में से एक का नहीं, उन्होंने कहा दोनों का, माता या पिता में से एक का नहीं, दोनों का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी उनका बच्चा क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो इस आधार पर, जन्म के आधार पर भारत में जो है नागरिकता का प्रावधान था, जिसमें आपका अब जो है ये दो नियम यहाँ पर जो है जोड़ दिए गए हैं। फिर है वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। वंश के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है और उस कोई बच्चा है या कोई बालक है, उसका जन्म अगर जो है भारत, अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, अगर कोई बच्चा है उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता जो है दी जा सकती है। मतलब कोई बच्चा है वो विदेश में निवास कर रहा है अभी जो है, और उसके माता पिता जो है क्या है, भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो आसानी से ले सकता है वंश के आधार पर जो है। फिर होता है पंजीकरण के आधार पर। देखिए कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन कम से कम उसे भारत के अंतर्गत 7 वर्ष रहना अनिवार्य है। पंजीकरण के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो कम से कम उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना जो है अनिवार्य है। फिर है देशीकरण के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति काफी समय से भारत में रह रहा है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो कम से कम उसे 10 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है, फिर ही उसे जो है देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता यहाँ पर मिल सकती है। तीसरा है अर्जित क्षेत्र के आधार पर। अर्जित क्षेत्र की बात करूंगा, अगर कोई क्षेत्र है या पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है, हमने उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया, कोई पाकिस्तान का क्षेत्र है हमने उसको भारत में शामिल कर दिया, तो वो जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था जो वो भारत में शामिल हो जाएगा, तो उस क्षेत्र के जो नागरिक होंगे वो कहाँ के नागरिक होंगे, आपके भारत के नागरिक होंगे जो है। तो इस आधार पर आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित क्षेत्र के आधार पर। दूसरा आता है नागरिकता का समापन कैसा होगा। जो नागरिकता है, नागरिकता समाप्त कैसे होती है, तो नागरिकता का समापन देखिए, नागरिकता का समापन जो होता है एक तो हो सकता है त्याग के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है या किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है तो अपने आप ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसे हम कहेंगे त्याग के आधार पर। या अगर हम बात करेंगे दूसरा जो उसकी नागरिकता हम समाप्त कर सकते हैं, नागरिकता का समापन जो हो सकता है वो हो सकता है किस आधार पर, बर्खास्तगी के आधार पर, बर्खास्त के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है तो और कोई गलत कार्य करता है, दूसरे देश का समर्थन अधिक करता है, जो है देश को तोड़ने की बातें करता है, तो उस कंडीशन में संसद उस व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है, उसे भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर सकती है। तो नागरिकता त्याग और बर्खास्ती के आधार पर इसके समापन किया जा सकता है और इन आधार पर नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। तो ये थे नागरिकता के संबंध में प्रावधान, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।